नमस्कार आप सभी को। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा नाम। और दूसरा नाम किसका आता है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। हम लोग पहला नाम पढ़ चुके हैं गांसादा तासी के बारे में, जो भी तथ्य थे एग्जाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में। तो पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये कौन थे, कौन सा इनका गांव था, वो सब कुछ जान लेते हैं, फिर आगे इनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले इनके पिता का नाम पढ़ लेते हैं। पिता का जो नाम है, क्योंकि इनका नाम तो मैंने बता ही दिया है आपको, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। पिता का नाम जो था वो मैं बता देती हूँ आपको। पिता का नाम जो आ जाएगा वो आ जाएगा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ये क्या काम करते थे? ये एक जमींदार थे। ये एक जमींदार थे। कौन जमींदार था? ठाकुर शिव सिंह सेंगर नहीं, इनके पिता रणजीत सिंह जमींदार थे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर क्या काम करते थे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर क्या काम करते थे? इनका व्यवसाय क्या था? वो पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर थे। पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनका गांव कौन सा था। इनका जो ग्राम था, ये कहाँ के रहने वाले थे वो बता देती हूँ। ग्राम था इनका कांथा, जिला था इनका उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ठाकुर शिव सेंगर के बारे में हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। इनके पिता का नाम रणजीत सिंह जमींदार थे वो। ठाकुर शिव सिंह सेंगर पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर थे। इनका ग्राम था कांथा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन्हें कौन कौन सी भाषाओं की जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी तथा हिंदी भाषा के जानकार थे। तथा हिंदी भाषा के जानकार थे। ठीक है, ये तो हो गया इनके बारे में। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। इससे पहले हमने गांसादा तासी के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि कोई भी नहीं बताया है। उन्होंने वैसे प्रथम कवि बताया है अंगद, और अंतिम कवि बताया है हेमंत, वो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। लेकिन हिंदी का प्रथम कवि गांसादा तासी ने नहीं बताया। लेकिन ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि बताया है। हम उसका नाम लिखते हैं। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य, कई बार पुष्य को पुष्य दंत लिखा जाता है और कई बार पुंडर लिखा जाता है, तीनों एक ही है। ठीक है, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य, पुष्यदंत, पुंड्र को माना है। तो इसको रिपीट कर लेते हैं। जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले ले। और आगे मैं रिपीट कर देती हूँ उसको, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनके पिता का नाम है रणजीत सिंह, जो कि एक जमींदार थे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर खुद क्या थे? पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर थे। इनके ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम कांथा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। इनको कौन सी भाषाओं की जानकारी थी? संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा के ये जानकार थे। और इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुष्पदंत या पुंड्र को माना है। तीनों में से कुछ भी ऑप्शन में हो वही ठीक होगा, तीनों एक ही इंसान का नाम है।
आगे हम करने जा रहे हैं इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में। तो प्रकाशन वर्ष के बारे में हम लोग कर लेते हैं। पहले रचना का नाम देख लेते हैं। रचना का नाम ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अपना ग्रंथ लिखा, उसका क्या नाम है? शिव सिंह सरोज, इन्हीं के नाम पर है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, अब इसका प्रकाशन वर्ष कर लेते हैं हम लोग। प्रकाशन वर्ष, इसके 2 प्रकाशन वर्ष हैं। दोनों में से अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको कौन सा टिक करना है, मैं वो भी बताऊंगी। पहला प्रकाशन वर्ष जो है मैं लिख देती हूँ। पहला प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1878 ईस्वी। दूसरा है हमारा 1883 ईस्वी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हो तो याद रखिएगा ये वाला सही है, क्योंकि इसको गलत माना गया है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से ठाकुर शिव सिंह सरोज को अपना ये वाला ग्रंथ दोबारा से सुधार कर लिखना पड़ा। और जो दोबारा लिखा हुआ ग्रंथ प्रकाशित हुआ या लिखा गया वो 1883 में हुआ। तो जो 1883 ईस्वी है वो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको कुछ सत्य लिखवाऊंगी, तो उसके लिए मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये क्रॉस और यहाँ पर इसका निशान मत लगाइएगा, बल्कि यहाँ पर ये निशान लगाइएगा, नोट करके लिख लीजिए। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी सही है। ठीक है, आपको 1878 ईस्वी में और 1883 ईस्वी में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ऐसा नहीं है। इसी को सुधार कर लिखा गया था, इसमें बहुत सारी कमियां थी। तो जब इसी वजह से क्या कहा जाता है कि जब भी शिव सिंह सरोज का आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए या एग्जाम में, रिटन एग्जाम में आ जाए आपका, तो आपको 1883 ईस्वी पर ही टिक करना है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी में, जो कि कमियों से भरा हुआ था, इसीलिए ठाकुर शिव सिंह सेंगर को 1883 ईस्वी में इसमें सुधार करके इसको लिखना पड़ा। तो इसीलिए शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ईस्वी सही माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें लिखवा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा सकता है कभी भी। प्रकाशन वर्ष, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो लिखवा देती हूँ आपको। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था। जब ये 1878 ईस्वी में हुआ था तो इसमें कवियों की संख्या कितनी थी वो लिख देते हैं। इसमें कवियों की संख्या 838 थी। 838 थी। ठीक है, लेकिन जो ये शिव सिंह सरोज था, लेकिन इस ग्रंथ में काफी हद तक कमियां थी।
काफी हद तक कमियां थी, जिसके कारण इस ग्रंथ में संशोधन किया गया। इस ग्रंथ में संशोधन किया गया। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपको लिखवाई हैं वो 1878 ईस्वी के बारे में लिखवाई हैं। आगे मैं 1883 ईस्वी के बारे में आपको बातें लिखवाऊंगी। तो देख लीजिए आप लोग इसको। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था। इस समय इसमें कवियों की जो संख्या थी वो 838 थी, लेकिन इस ग्रंथ में काफी कमियां थी, जिसके कारण इस ग्रंथ में संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज का संशोधित प्रकाशन, क्योंकि संशोधन हुआ था तो संशोधित प्रकाशन लिख सकते हैं इसको। संशोधित प्रकाशन जो हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इस समय कवियों की संख्या कितनी थी? इस समय इस ग्रंथ में कवियों की संख्या 1003 थी। आपने कभी पढ़ा होगा कि शिव सिंह सरोज, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शिव सिंह सरोज में कवियों की संख्या है, फिर वहां 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन आपका सारा दूर हो जाएगा। कहीं लिखा होता है 838, कहीं लिखा होता है 1003। 838 कहाँ लिखा होता है वो मैंने आपको बता दिया। जो पहला प्रकाशन हुआ था इस रचना का, शिव सिंह सरोज का जो पहला प्रकाशन हुआ था, जिसमें त्रुटियां थी, जिसमें बहुत सारी कमियां थी, उसमें थे 838 कवि। लेकिन जब उसमें संशोधन किया गया तब वहां पर कवि हो गए 1003। तो जो संख्या मानी जाती है वो 1003 मानी जाती है। कई बार ऑप्शन में 1003 भी नहीं लिखा होता है, 1 सहस्त्र लिखा होता है, लगभग 1 सहस्त्र। तो आपको उसके ऊपर टिक कर देना है। वो भी मैं आपको लिख कर दूंगी। पहले मैं आपको प्रकाशन वर्ष के बारे में पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑप्शन में 838 लिखा हो या 1003 लिखा हो तो आपको 1003 में टिक करना है। ठीक है, या फिर लिखा होगा आपका लगभग 1000। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कवि थे ये कौन सी भाषा के थे? ये सभी कवि हिंदी, प्राकृत और अपभ्रंश के थे। ठीक है, यानी कि इसमें हिंदी के ही कवि थे, हिंदी, प्राकृत और अपभ्रंश के थे। इसमें और क्या क्या चीजें बताई गई थी इस ग्रंथ में, इस संशोधित ग्रंथ में? हमेशा याद रखिएगा ये संशोधित था। इस संशोधित ग्रंथ में 15वीं शताब्दी से लेकर 1875 ईस्वी तक के कवि शामिल किए गए थे। शामिल किए गए थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लगभग कितना समय हो गया हिंदी के इस संशोधित ग्रंथ में हिंदी के 15वीं शताब्दी से लेकर 1875 ईस्वी तक, है ना, यानी कि लगभग कितना समय कवर किया गया? 400 वर्षों का। इस संशोधित ग्रंथ में हिंदी के
400 वर्षों का विवरण है। ठीक है, इसको रिपीट कर लेते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें रिपीट कर लेते हैं इसको। शिव सिंह सरोज का संशोधित प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इस समय इस ग्रंथ में कवियों की संख्या 1003 थी। ये सभी कवि हिंदी, प्राकृत और अपभ्रंश के थे। यानी कि इस ग्रंथ में जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, इनके ग्रंथ में हिंदी के अलावा और किसी भाषाओं को नहीं लिया गया था। इस संशोधित ग्रंथ में 15वीं शताब्दी से लेकर 1875 ईस्वी तक के कवि शामिल किए गए थे। इस संशोधित ग्रंथ में हिंदी के 400 वर्षों का विवरण है। आगे बढ़ते हैं। इसके लेखन कार्य में जो 1883 ईस्वी वाला है, तो मैं इसलिए संशोधित लिख देती हूँ, जबकि अगर आप लोग संशोधित नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कि ठाकुर शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ था उसका संशोधित वर्ष कौन सा है। तो क्या आ जाएगा आपका 1883 ईस्वी। इस संशोधित ग्रंथ को लिखने में 1 वर्ष 3 महीने का समय लगा। 1 वर्ष 3 महीने का समय लगा। अब इसकी भूमिका के बारे में पढ़ लेते हैं। भूमिका जो है वो क्या था, इस ग्रंथ के प्रारंभ के 12 पृष्ठों में है। क्या भूमिका 12 पृष्ठों में है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। रिपीट कर लेते हैं। इस संशोधित ग्रंथ को लिखने में 1 वर्ष 3 महीने का समय लगा। जो भूमिका है इस ग्रंथ की वो कितने पेजों में है, 12 पृष्ठों में है। ठीक है, आगे मैं बता देती हूँ कि इस संशोधित ग्रंथ में मैंने आपको बताया था 1003 कवि हैं। बताया था कि इस संशोधित ग्रंथ में 1003 कवि हैं। लेकिन वो 1003 कवि कितने पृष्ठों में दिए गए हैं मैं वो भी बता रही हूँ आपको। इस संशोधित ग्रंथ में 1003 कवियों का जीवन चरित्र 125 पृष्ठों में दिया गया है। 125 पृष्ठों में दिया गया है। रिपीट करते हैं इसको। इस संशोधित ग्रंथ को लिखने में 1 वर्ष 3 महीने का समय लगा। भूमिका इस ग्रंथ के 12 पृष्ठों में है। इस संशोधित ग्रंथ में 1003 कवियों का जीवन चरित्र 125 पृष्ठों में दिया गया है। तो ये आपका प्रकाशन वर्ष भी समाप्त होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपको बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ा गया हो। एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जिस पर हमारी नज़र पड़ जाए वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, आपको गहराई में उतरकर पढ़ना होगा। तो यहाँ तक आपका मैंने बता दिया प्रकाशन वर्ष। आगे बताने जा रही हूँ इसकी प्रकाशक संस्था। आगे मैं इसकी प्रकाशक संस्था आपको बताने जा रही हूँ। प्रकाशक संस्था, प्रकाशक संस्था यानी कि इसका प्रकाशन कब हुआ वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका प्रकाशन जो है वो किसने किया था? नवल किशोर प्रेस। किसने
किसने किया था? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। ठीक है, तो प्रकाशक संस्था का नाम क्या आ जाएगा? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा है ठाकुर शिव सिंह सेंगर के पिता का नाम क्या था, वो किस गांव के रहने वाले थे, उनका जिला कौन सा था, वो खुद क्या काम करते थे, उनके पिता क्या काम करते थे। प्रकाशन वर्षों के बारे में पढ़ा, जिसमें कंफ्यूजन रहती है कि 1003 है या 838 है, तो याद प्रकाशन वर्ष के बारे में पढ़ा कि 1878 होता है या 1883 होता है। तो आपको याद रखना है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 1883 ईस्वी पे ही टिक करना है। एक कंफ्यूजन कवियों को लेकर भी होता है, कवियों के बारे में कहीं लिखा है कि 838 है, कहीं लिखा है 1003 है, तो आपको हमेशा जो संशोधित वाला है वो याद रखना है 1003। अगर ऑप्शन में 1003 ना हो तो लगभग 1 सहस्त्र लिखा होगा। क्या लिखा होगा? लगभग 1 सहस्त्र, यानी कि लगभग 1000। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर टिक कर देना है। आगे वाले पार्ट में आज मैं फर्स्ट पार्ट ही बना रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको इस जो ये ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज, उसके बारे में मुख्य विशेषताएं बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम इसको याद कैसे किया जाए। आप यकीन मानिए, बार बार पढ़िए। डेट्स आपको हमेशा बार बार पढ़ने से ही याद होंगी। ठीक है, बार बार मेरी वीडियो सुनिए, बार बार पढ़िए, और जो भी इतनी गहराई में जाकर पढ़ना चाहता है वो मेरे कोर्स को परचेज कर सकता है। इसमें मेरे कोर्स को खरीदने का फायदा, बहुत बड़ा फायदा ये है कि मैं कितनी बार भी कोर्स को लॉन्च करूंगी। जिसने एक बार परचेज कर लिया वो उस कोर्स को बार बार देख सकता है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आप खूब देखिए वीडियोस, कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार पैसा नहीं लिया जाएगा, एक बार आपको फीस पे करनी है और बार बार आपको, मैं अगर ये वाला कोर्स खत्म हो जाता है, ये वाला मेरा जो बैच है ये खत्म हो जाता है, इसके बाद मैं दूसरा बैच स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे बैच में ज्वाइन नहीं किया जाएगा, आपको दूसरे बैच में भी ज्वाइन करा दिया जाएगा, क्योंकि आपने हमें एक बार फीस दे दी है। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।